बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है दोस्तों। बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर आएगा आपके एग्जाम में दोस्तों, पूरा रट लेना आपको। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। 15 फरवरी को 100% प्रथम पाली और द्वितीय पाली में इससे बाहर आपका सब्जेक्टिव नहीं आएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ। पूरा रट के जाना है, यही आपका जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। पूरा रट लेना है। पहला सवाल आपका कर रहा है, कवि के दृष्टि के समय के रथ का घगर नाद क्या है, स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा इसका कि कवि ने सदियों से राजतंत्र से शामिल जनता की जागृति को उजागर करते हुए कहा है कि अब नवीन व्यवस्था लेकर जनतंत्र का आगमन हो रहा है। राजतंत्र का जमाना चल गया, समय परिवर्तित हो चुका है। इस समय की पुकार है कि भारत की राज सत्ता संभालेगी। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। अब अभिलंब सिंहासन उसके लिए खाली करो। समय की पुकार की क्रांति की शंखनाद ही रथ का घगरनाद है। इसके माध्यम से कवि सत्ता परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों पूरा रट लेना है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। दूसरा कह रहा है कि वचन किसे कहते हैं, इसके भेद लिखें। उत्तर हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन जैसे लड़का, घोड़ा, कपड़ा इत्यादि। दूसरा बहुवचन लड़के, घोड़े, कपड़े इत्यादि। ठीक ना। चलिए तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि मंगम्बा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। उत्तर हो जाएगा मंगम्बा का अपनी बहू के साथ अपने पोते को लेकर विवाद था। बहू पोते को जब तब पीट दिया करती थी, इसके लिए मंगम्बा उसे मना करती थी, किंतु वह मंगम्बा के साथ लड़ जाती थी। दोस्तों 100% मैं गारंटी लेता हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर पढ़ के जाएंगे तो आप लोग कुछ ना कुछ लिख के आएंगे, इसलिए कह रहा हूं कि पूरा रट के जाना, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है, कुसुम के पागलपन में सुधार देखा। मंगू के पति, माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। इसका उत्तर हो जाएगा कुसुम का पागलपन ठीक हो जाने पर लोगों ने फिर माँ को उसे अस्पताल में भर्ती कराने को कहा। इस बार माँ भी कुसुम के सुधार हो देखकर डोल गई। परिवार के अन्य लोग तो पहले से ही तैयार थे, इसलिए अब मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। उत्तर हो जाएगा अपनी दीनता में जकड़े होने के कारण, झुकी हुई नज़रों वाली, सतत निःशब्द रोदन वाली और हमेशा खिन्न मन से रहने के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी विदेश में रहने वाली की तरह कष्ट में है। विदेशी सरकार के हर जुल्म, अन्याय और शोषण को भारतीयों को हर हाल में चुपचाप सहन करना पड़ रहा है। देश की संप्रभुता नष्ट होने के कारण सारे साधनों पर अंग्रेजों का अधिकार है। मैं उसी के मर्जी से किसी साधनों का उपयोग कर सकते हैं अथवा नहीं, इस कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आपका छठा कर रहा है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका कि यह कविता हमें मौन और धैर्य की सीख देती है। मौन रहकर स्तब्ध अंगों से सब कुछ कह देना, प्रत्येक स्थिति में स्थिरता कायम रखना, अपनी प्राचीनता निरंतर बनाए रखना, कामनाएं, कल्पनाएं एवं नवीन स्वप्न को साकार करने की बात जोहना, व्यापक तथा आसवान रहना आदि बातें यह कविता हमें सिखाती है। देखिए दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप तक कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक तो हिंदी में इतना पढ़ के जाइए, इससे आपका सब्जेक्टिव में 100% नंबर उठेगा। क्योंकि 100% मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका जो प्रश्न आएगा यहीं से आएगा। 7 नंबर प्रश्न का है, नगरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक की संबंध में क्या बताता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा
नागरी को उत्तर भारत में देवनागरी कहा जाता है। लेखक के अनुसार देवनागरी लिपि से संबंध कई मत है। एक मत के अनुसार काशी देवनागरी है, इसलिए यहाँ चलने वाली लिपि देवनागरी कहलाई। दूसरे मत के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर और यहाँ प्रचलित लिपि को देवनागरी कहा गया, किंतु लेखक यह सब प्रमाणिक नहीं मानता। चलिए अगला प्रश्न आपका 8 नंबर का है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा बहादुर 12-13 वर्ष का, ठिकाना चकईठ, शरीर गोरा, रंग और चपटा मुंह का लड़का था, आंखें बुरी तरह मलका रहा था, सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग की पुराना जूता और गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था। उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहे लेखक के परिवार के लोग उसे ऐसे घिरे हुए थे जैसे वह कोई अजनबी चीज़ हो। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 9 नंबर का रहा है, बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शागिर्दों के बारे में बिरजू महाराज की राय अच्छी नहीं है। उन्होंने कई अच्छे, कई खूब अच्छे और कई काम चाऊ शागिर्दों के नाम गिनाए, किंतु शागिर्दों से उनकी शिकायत है कि किसी को त्याग या कला के प्रति सम्मान नहीं है। उनके लड़के में भी नहीं, बस कमाने, खाने और एंजॉय करने का ख्याल है। हाँ, सरस्वती और कुछ दुर्गा के बारे में उनका ख्याल है कि वह कल को सम्मान देती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 10 नंबर कह रहा है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। उत्तर हो जाएगा गांधी जी व्यक्ति का चरित्र निर्माण शिक्षा का ध्येय मानते थे। साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की चरित्र निर्माण है, यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गांधी जी का विचार है कि चरित्र निर्माण करने में लोग सफल हो जाए तो समाज अपना काम आप ही संभाल लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों को विकास हो जाएगा उनके हाथों में संगठन का काम सौंप दिया जाएगा। दोस्तों देखिए आपको एग्ज़ाम में जितना याद रहे ना उतने लिख के आना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो देने जाइएगा उस पेपर पे लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। आपको अपने शब्द में उत्तर देना है। देखिए 10 गो सब्जेक्टिव उधर करा दिए, 10 गो इधर करा देंगे। कह रहा है कि लेखक अभिनव किस सिलसिले में गए थे, वहाँ उन्होंने क्या देखा सुना। उत्तर हो जाएगा इसका, उत्तर हो जाएगा लेखक अभिनव में आयोजित होने वाले रंग समारोह में निमंत्रित होने पर सम्मिलित होने गए थे। अभिनव में लेखक ने कला केंद्र का दिग्दर्शन किया। अभिनव रोन नदी के किनारे एक पुराना नगर है, यहाँ कुछ समय पहले पोप की राजधानी थी। वहाँ लेखक ने अभिनव से कुछ दूर पत्थरों की एक खदान में रंग समारोह की भव्य प्रस्तुति देखी। इस समारोह के दौरान वहाँ अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते थे। लेखक ने वहाँ समारोह की भव्य प्रस्तुति भी देखी। महाकाव्यात्मक कुमार गंधर्व का गीत भी सुना था। दुम्र दुम्र लता लता, यह सब देखकर लेखक रोमांचित हो गया। उसके बाद देखिए 2 नंबर प्रश्न आपका क्या कर रहा है। 2 नंबर का रहा है कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। उत्तर हो जाएगा कवि ने एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता की प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, इसका पोषक है, रक्षक है। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार
इसलिए लगता था क्योंकि वह हर क्षण सीना ताने दरवाजे पर तैनात रहता था, जिस प्रकार चौकीदार घर की सुरक्षा में दरवाजे पर खड़ा रहता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न कर रहा है कि पापपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो उत्तर हो जाएगा पापपाती वल्ली अम्माल की लड़की थी। वह शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई थी क्योंकि उसे बुखार था और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने इसकी सलाह दी थी। चलिए अगला प्रश्न आपका सीता का है, सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। उत्तर हो जाएगा प्रति माह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। उसने सोचा जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी और रोटी खा लूँगी, यही सोचकर वह घर से निकल पड़ी। चलिए अगला प्रश्न आपका पांचवा क्या कर रहा है, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा देवता वो कहलाते हैं जो कुछ नहीं करते, उनके भोग राग का प्रबंधन दूसरे लोग अपनी कीमत पर करते हैं। राजा भी इसी कोटि में गिने जाते रहते हैं, किंतु आज जमाना बदल गया है, आज वे राजा नहीं रहे, अब तो जनतंत्र का जमाना है। जनतंत्र में जनता ही राजा होता है, शासन सूत्र का संचालन उसके ही चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इसलिए कवि ने जनता को आज का देवता कहा है, क्योंकि जनता महलों राज प्रासादों और गहबरों में नहीं, खेतों खलिहानों में और झोपड़ियां में रहती है। इसलिए कवि उन्हें खेतों और खलिहानों में सड़कों पर ढूंढने की बात करता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए। अब इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जितना सीखे। इस सत्य के बल अनुभव करने के कारण ही गांधी जी ने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉलस्टॉय फॉर्म में, बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तामील देने की भरसक कोशिश की थी। चलिए अगला प्रश्न आपका 7 नंबर का है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका उत्तर हो जाएगा जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को अपने जाल में जकड़ लिया है। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था लोगों की रुचि पर आधारित नहीं है। एक व्यक्ति की निचली सब संतानें उनकी जाति और पेशे से बंध जाती है, चाहे वह संतानें उसे पेशे में सक्षम हो या नहीं। यह व्यवस्था विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच का भाव भी पैदा करती है। विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति अपना व्यवसाय बदलकर दूसरा व्यवसाय नहीं कर पाता है। अतः जाति व्यवस्था श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है 8 नंबर कह रहा लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान के विषय में कहा है कि भारत में ही विश्व में नीति कथाओं के माध्यम से नव जीवन का संचार किया। इसके कारण ही विभिन्न मार्गों और साधनों के माध्यम में अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर फैली। हमारे यहाँ प्रचलित दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। उत्तर हो जाएगा बहादुर सीधा साधा लड़का था, उसे सबको आराम मिलता था और सबके अहम की तुष्टि होती थी। लोग उसे नाहक में मार और गाली भी देते थे तथा चोरी का इल्जाम लगाकर अपमानित भी किया करते थे। उसके चले जाने पर सबको अपनी भूल का एहसास हुआ, इसलिए पछतावा हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका 10 का है हमारी नींद कविता शीर्षक की सारकर्ता
सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारी नींद अर्थात हमारे लापरवाही अथवा आराम पसंद जीवन आगे बढ़ाने में हमेशा बाधक बनते हैं। यह सब चीज़ गतिशील जीवन की गति को शिथिल करती है, लेकिन हमारा जीवन विषम परिस्थितियां उत्पन्न करने वाली हमारी नींद की परवाह किए बगैर निरंतर आगे बढ़ता ही जाता है। प्रस्तुत कविता में हमारी नींद अगर जीवन का अवरोधक है तो जीवन भी हमारी नींद से उत्पन्न बाधा की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। इसलिए इस कविता का शीर्षक हमारी नींद सार्थक है। तो दोस्तों सारा रट लीजिएगा, सब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा, 100% मैं कह रहा हूँ। ठीक, PDF चाहिए तो आप लोग ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है।